नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपदा प्रबंधन से है। इस तरह क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, आपदा प्रबंधन क्या है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है। तो उत्तर है, किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन अनिवार्य है। ऐसा करके हम कई छोटे मोटे आपदाओं को टाल भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपदा किसे कहते हैं। तो मानवीय भूल या प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी अचानक घटना जिससे अधिक माल जाल की हानि हो उसे आपदा कहते हैं। ठीक है। मानवीय भूल या प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी अचानक घटना जिससे अधिक माल जाल की हानि हो उसे आपदा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक आपदा। अब देखिए, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो ऐसी आपदा जो प्रकृति में किसी बदलाव के कारण हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे देखिए, बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन इत्यादि। ये सब क्या है दोस्तों, प्रकृति में कुछ बदलाव के कारण आता है। ठीक है। बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा है मानव जनित आपदा। वैसी आपदा जो मानवीय भूल के कारण हो उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। ठीक है। जैसे रेल दुर्घटना, ये मानव से किसी भूल के कारण हो जाता है। महामारी, आतंकवाद, ये सब दोस्तों मानव जनित आपदा है। वैसी आपदा जो मानवीय भूल के कारण हो उसे मानवीय जनित आपदा कहते हैं। जैसे रेल दुर्घटना, महामारी, आतंकवाद इत्यादि। ठीक है। अब देखिए, बाढ़ किसे कहते हैं। मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर का ऊपर उठ जाता है जिसके कारण नदियों के जल आसपास में फैल जाते हैं। इसी फैले हुए जल को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण नदियों के जल का स्तर ऊपर उठ जाता है जिसके कारण नदियों के जल आसपास में फैल जाता है। इसी फैले हुए जल को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। ठीक है। बिहार में विनाशकारी बाढ़ कब आया था दोस्तों। तो बिहार में विनाशकारी बाढ़ जो है 2008 ईस्वी में आया था। कब आया था, 2008 ईस्वी में। ठीक है। बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश को जो है बाढ़ों का देश कहा जाता है क्योंकि बांग्लादेश में सबसे अधिक बाढ़ आता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों। तो असम का शोक जो है ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक जो है महानदी को कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। वर्षा की अधिकता, यानी कि अधिक वर्षा होने से क्या होता है, बाढ़ आती है। ठीक है। उत्तरी बिहार जो है क्या है दोस्तों, उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त है। ठीक है। अधिकतम जो है बिहार में बाढ़ दोस्तों उत्तर बिहार में ही आता है। ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए, बाढ़ से होने वाले हानियों को लिखें। तो बाढ़ से निम्नलिखित हानियाँ होती है। जैसे फसल डूब जाता है। ठीक है। भारी माल जाल की हानि होती है। लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं जो गंगा किनारे रहते हैं। वहाँ पे बाढ़ आने के कारण जो है बहुत सारे लोग क्या होते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं क्योंकि उनके घर जो क्या होता है दोस्तों, डूब जाता है। ठीक है। इसलिए उनको घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। ठीक है। सड़क और पुल आदि टूट या डूब जाते हैं। सड़क या पुल क्या होता है दोस्तों, सड़क और पुल आदि टूट या डूब जाते हैं। सड़क या
पुल आदि क्या होता है दोस्तों, टूट या डूब जाते हैं, जिससे यातायात जो है दोस्तों काफ़ी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, बाढ़ से कई प्रकार की महामारियाँ फैलती है। ठीक है, बाढ़ से जो है दोस्तों कई प्रकार की क्या होता है, महामारी फैल जाता है, क्योंकि बाढ़ के पानी आने से दोस्तों बहुत दिनों तक पानी जमा हुआ रहता है, जो कि पानी सड़ने के बाद उसमें डेंगू जैसे बीमारियाँ, बहुत सारा बीमारी महामारी फैल जाता है। ठीक है, आगे देखिए। बाढ़ नियंत्रण, बचाव, प्रबंधन, सुरक्षा, आकस्मिक प्रबंधन के उपाय को लिखें। बाढ़ नियंत्रण उपाय निम्न है। ठीक है दोस्तों, तो पहला उपाय क्या है, देखिए, बांधों एवं तटबंध का निर्माण करके बाढ़ों को रोका जा सकता है। ठीक है, बांधों एवं तटबंध का निर्माण करके बाढ़ को भी रोका जा सकता है इससे भी। और बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। जब बाढ़ आता है दोस्तों तो क्या करना चाहिए, ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। मकान का निर्माण नदी तट से 100 मीटर की दूरी पर करनी चाहिए। ठीक है, मकान का निर्माण जब दोस्तों नदी तट से 100 मीटर की दूरी पर करके हम बाढ़ से बच सकते हैं। बाढ़ से पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेकर भी बाढ़ से बचा जा सकता है, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, जो भी हो, डिजिटल, सोशल मीडिया का सहारा लेकर भी बाढ़ से बच सकते हैं, ताकि पहले ही उस पर सूचना दे दिया जाता है और आदमी सतर्क हो जाता है। ठीक है, अब बाढ़ से होने वाले लाभों को लिखे। अब देखिए दोस्तों, बाढ़ से कौन कौन लाभ होता है। बाढ़ से होने वाले लाभों को लिखे। बाढ़ से होने वाले लाभ निम्न है। बाढ़ आने से भूमि उपजाऊ हो जाती है। क्या था दोस्तों, बाढ़ आने से भूमि जो है उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, बाढ़ आने से आसपास की गंदगी साफ हो जाती है। बाढ़ आने से दोस्तों क्या होता है, आसपास की गंदगी साफ हो जाता है। ठीक है, इसके कारण सुखाड़ की स्थिति नहीं होती है। ठीक है, अगर दोस्तों बाढ़ आएगा तो पानी अधिक आता है, जिसके कारण जो है सुखाड़ की स्थिति नहीं आता है। ठीक है, और देखिए आगे दोस्तों, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार के लिए बाढ़ सबसे बड़ी त्रासदी है। यह एक अभिशाप की तरह है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आता है। ठीक है, बिहार के उत्तरी भाग में दोस्तों बाढ़ जो है प्रत्येक वर्ष आता है, और बाढ़ आने से बिहार में फसलें तबाह हो जाती है। बिहार की सड़कें एवं बांध बाढ़ के कारण टूट जाते हैं, जिसे फिर से ठीक करने में सरकार को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ करोड़ों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। बाढ़ के कारण दोस्तों करोड़ों लोग क्या होता है, घर से बेघर हो जाते हैं, जिन्हें फिर से घर में वापस अपने घर आने के काफ़ी नुकसान हो जाते हैं। जैसे उसका दोस्तों काफ़ी सामान जो है वो बाढ़ बहा ले जाती है। ठीक है, नुकसान हो जाता है। इस बीच लोग अच्छे से कामकाज भी नहीं कर पाते, जिसके कारण वे आर्थिक रूप से और कमज़ोर हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति काफ़ी भयानक है, जो बिहार को आगे बढ़ने में बाधक साबित हो रहा है। सुखाड़ से आप क्या समझते हैं? यदि वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी 25% के अधिक की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में सुखाड़ कहलाती है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसी स्थिति को सुखाड़ कहते हैं। सुखाड़ एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, यह आपदा धीरे धीरे आती है। यह आपदा क्या था दोस्तों? धीरे धीरे आती है। सुखाड़ के लिए सबसे जिम्मेदार कारक क्या है? तो वर्षा की कमी है। दक्षिणी सुखाड़ से ग्रस्त रहता है। दक्षिणी बिहार जो दोस्तों सुखाड़ से हमेशा ग्रस्त रहता है। दक्षिणी बिहार में वर्षा कम होती है। ठीक है, बिहार का 16% क्षेत्र सुखाड़ से प्रभावित रहता है। कितना परसेंट दोस्तों? तो 16% क्षेत्र जो है सुखाड़ से प्रभावित रहता है। सुखाड़ के कारण होने वाली हानियों को लिखें। तो सुखाड़ से निम्न हानियाँ हो सकती है, जैसे भारी मात्रा में फसलों का नष्ट होना। ठीक है दोस्तों, अगर पानी नहीं रहेगा तो फसल कहाँ से होगा? ठीक है, भारी मात्रा में फसलों का नष्ट हो जाता है। बहुत सारा फसल क्या होता है दोस्तों? पानी कमी से मर जाता है। ठीक है, जान माल की क्षति होना, जैसे दोस्तों सुखाड़ के कारण जो है बहुत सारे पशु जो है प्यासा मर जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको हम पानी नहीं दे पाते हैं। फसल उपजाऊ कम होने के कारण महंगाई बढ़ जाती है। अगर दोस्तों फसल की कम उपज होगी तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों
जो है फसल कम उपजने के कारण जो है महंगाई बढ़ जाएगा, जो भी हो चावल गेहूँ जो भी उसका महंगाई बढ़ जाता है। ठीक है, आगे है किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों फसल कम उपजने के कारण किसान की आर्थिक स्थिति क्या होती है दोस्तों, दयनीय हो जाती है, क्योंकि जो भी पूंजी वगैरह लगा के किसान जो खेती करते हैं वो तो बर्बाद होता है, वो तो जो फसल होता है बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण किसान को हानि हो जाती है। ठीक है, बिहार में सुखाड़ की स्थिति का वर्णन करें। तो बिहार में सुखाड़ की स्थिति काफ़ी भयानक है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यदि यहाँ फसलें समय पर नहीं उपजाई जाएगी तो यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या होगी, इसके लिए खुद बिहार के लिए एक अभिशाप है। ठीक है, भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। ऐसा तली में पाए जाने वाले चट्टान के टकराने के कारण होता है। भूकंप केंद्र किसे कहते हैं? जहाँ भूकंप भी तरंगों का जन्म होता है, जहाँ भूकंप की तरंगों का जन्म होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र किसे कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिक केंद्र कहते हैं, अथवा पृथ्वी पर वह बिंदु जहाँ भूकंप का पहला अनुभव किया जाता है अधिक केंद्र कहलाता है। भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहला है प्राथमिक तरंग, यह सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचता है, इसकी गहनता सबसे अधिक होती है, यह सबसे कम खतरनाक होता है दोस्तों। ठीक है, प्राथमिक तरंग जो है सबसे कम खतरनाक होता है। ठीक है, द्वितीय तरंग, यह जो है दोस्तों पी तरंगों के बाद पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, पी तरंगों के बाद पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, किसी गहनता पी तरंग से कम होती है और यह पी तरंग से ज़्यादा खतरनाक होता है। दीर्घ तरंग यानी कि एल, दीर्घ तरंग को एल से सूचित करते हैं, दीर्घ तरंग। यह तरंग सबसे पीछे पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, इसकी गहनता सबसे कम होती है और यह सबसे अधिक खतरनाक होता है। भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपाय को लिखें। भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपाय निम्न है। भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ताकि भूकंप आने पर भवनों का काफ़ी नुकसान नहीं पहुंचा सके। भवनों कैसा ना हो दोस्तों, भवन जो है आयताकार होना चाहिए। ठीक है, लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होने चाहिए। ठीक है, लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए दोस्तों ईंट पत्थर या कॉलम की सहारा होनी चाहिए दोस्तों। भूकंप को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। भारत को 5 भूकंपीय जोनों में बांटा गया। कितने जोनों में? 5 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक 5वें जोन को बताया गया है। सबसे ज़्यादा खतरनाक किसको बताया गया दोस्तों? तो 5वें जोन को बताया गया है। 5वें जोन में कौन कौन आता है? तो गुजरात का कच्छ, ठीक है, और गुजरात का कच्छ प्रदेश और जम्मू कश्मीर हिमालय। 5वें जोन में कौन कौन आता है? तो गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कुमायूं पर्वतीय क्षेत्र तथा सिक्किम तथा दार्जिलिंग की पहाड़ी क्षेत्र आता है। ठीक है, गुजरात का कच्छ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमायूं पर्वतीय क्षेत्र या सिक्किम तथा दार्जिलिंग की पहाड़ी क्षेत्र आता है। भारत के इस प्रदेश में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। भारत के इस प्रदेश में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो वर्ष 1934 ईस्वी में आया था। बिहार में विनाशकारी भूकंप 2009 में भी आया था। बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 2009 ईस्वी में भी आया था। लेकिन सबसे खतरनाक भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में आया था। सबसे अधिक भूकंप जापान देश में आता है। कहाँ आता है दोस्तों? सबसे अधिक भूकंप जो है जापान देश में आता है। इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सुनामी किसे कहते हैं? समुद्र के तल में कंपन होने के कारण समुद्र के जल का ऊंचा ऊंचा उठना ही सुनामी कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों, समुद्र के तल से जल कहाँ है? ऊपर उठ रहा है। समुद्र के तल में कंपन होने के कारण समुद्र के जल का ऊंचा ऊंचा उठना ही सुनामी कहलाता है। देखिए सुनामी इस तरह से आता है। ठीक है, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। इसका संबंध समुद्र से है। किससे है? समुद्र से है। समुद्री भूकंप को ही सुनामी कहते हैं।
भूस्खलन किसे कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों का हिस्सा खिसक कर गिरना या भूस्खलन कहलाता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। देखिए दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ों का खिसक कर क्या होता है? गिरना, भूस्खलन कहलाता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। देखिए दोस्तों, जिस तरह देखिए यहाँ पे पहाड़ गिर चुका है, गिर रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, भूस्खलन किसे कहते हैं? बर्फीले क्षेत्र में बर्फ़ के टुकड़ों का आपस में घिस कर गिरना हिमस्खलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हिमस्खलन किसे कहते हैं? तो हिमस्खलन जो है बर्फीले क्षेत्र में बर्फ़ के चट्टानों का अपने स्थान से घिसकर गिरना हिमस्खलन कहलाता है। देखिए दोस्तों, हिमस्खलन इस तरह से आता है, ठीक है। बर्फ़ के टुकड़ों का आपस में घिसकर गिरना हिमस्खलन कहलाता है। आगे देखिए, वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं? वर्षा जल के भविष्य में उपयोग करने के लिए अच्छे तरीके से इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, सुनामी से बचने के उपायों को लिखें। सुनामी से बचने के निम्न उपाय हैं। ठीक है दोस्तों, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर घर बनाना चाहिए। समुद्र तट से जो है दोस्तों दूर ऊंचाई पर घर बनाना चाहिए। ठीक है, समुद्र तट पर मैग्रूस वन लगाने चाहिए। समुद्र तट पर कौन सा वन लगाना चाहिए दोस्तों? तो मैग्रूस वन लगाना चाहिए। समुद्र तट पर कौन सा वन लगाना चाहिए? मैग्रूस वन लगाना चाहिए। लोगों को समुद्र तट पर जाने से चेतावनी देना चाहिए। लोगों को समुद्र तट पर जाने से चेतावनी देना चाहिए। भारत के विनाशकारी चक्रवात कब आया था दोस्तों? भारत के विनाशकारी चक्रवात जो है 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी को आया था। भारत के विनाशकारी चक्रवात 29 अक्टूबर 1999 ईस्वी को आया था। भारत के विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। ठीक है दोस्तों, भारत में जो है सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में आया था। भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष कब आया था? तो भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष 1966 ईस्वी में सबसे अधिक सुखाड़ हुआ था भारत में। भारत के प्रमुख सुनामी 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को भारत में सबसे बड़ा सुनामी आया था। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग 16% हिस्से में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग 16% हिस्से में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है।